सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि पवार एक्टर है या फिर पवार डायरेक्टर है। अजीत पवार सिर्फ एक्टर है और पवार डायरेक्टर है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसकी कोई संभावना है? प्रफुल्ल पटेल फिलहाल कह रहे हैं कि हम संगठन में बदलाव करेंगे। अभी तक प्रफुल्ल पटेल या अजीत पवार की तरफ से अधिकृत तौर पर यह नहीं आया है कि एनसीपी के कितने सांसद उनके साथ हैं। उसी नंबर का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस बहस में कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से जुड़ रहे हैं, महेश श्रावण एनसीपी के नेता जो कि शरद पवार की तरफ से हैं, शरद पवार फैक्शन के हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल लोंढे शिवसेना के नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश पाखरे एनसीपी अजीत पवार फैक्शन के हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अंशुल त्रिवेदी कांग्रेस के नेता वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो एक और मैंने स्टैंड बाय अजीत पवार की तरफ से एक और उनके सपोर्टर स्वागत शाह को रख रखा है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, आज कह दिया भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस ने कि भाई आइस वॉशिंग पाउडर जो है इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का, उससे आपने अब धो लिया है। आपने चाहे वो सुनील तटकरे को धो लिया, उन पर भी आरोप है, प्रफुल्ल पटेल को धो लिया, उन पर भी आरोप है, और साथ ही साथ उनके एक और मंत्री हैं उन पर आरोप है। कुल 4 लोगों पर आरोप है और खुद अजीत पवार पर आरोप है सिंचाई घोटाले का, जिसका प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते पहले उल्लेख किया था। अब मुझे बताइए क्या अब ये आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं? बिल्कुल नहीं दीपक जी, जिन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के केस हैं वो किसी के केस बंद होने वाले नहीं हैं, किसी के केस जो है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बाकायदा निश्चित तौर से ईडी या जो भी एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई करेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी स्पष्टता के साथ में कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो शिंदे गुट है, जो ओरिजिनल शिवसेना है जिसके पास नाम भी है, निशान भी है, और वही ओरिजिनल शिवसेना है, उसके साथ हमारा गठबंधन है। और उस गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ठीक है, कोई अपनी ओर से आकर हमें अपना समर्थन देता है, वो शामिल होना चाहता है तो ठीक है, स्वागत है उसका भी, लेकिन उसका मतलब किसी के साथ मुरव्वत नहीं है। अब रही बात, ये उनके पारिवारिक अंदरूनी मसले हैं कि वो अंदर में क्या तोड़ फोड़ है, क्या इशू है, क्या नहीं है। हमारे पास यदि वो आकर वो अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, समर्थन देते हैं सरकार को, तो हम समर्थन लेंगे, और यदि हमारा वहाँ और परिवार बढ़ता है तो हम उसको बढ़ाएंगे। ये तो राजनीति है, इसमें कौन सी बात है कि हम धर्म दंड लेके थोड़ी ना बैठे हुए हैं। रही बात, इससे जो बौखलाहट है वो विपक्षी दलों में, क्योंकि ये देखिए ये लड़ाई तो आज नहीं कल ये सबके यहाँ होना है। शिवसेना जो ठाकरे साहब की ओरिजिनल शिवसेना थी उसका भी ये हश्र होना था। उसका सीधा सा कारण है कि आप सत्ता लोलुपता पे रहेंगे, वंशवादी स्थिति पे चलेंगे तो बाद में विरासत की लड़ाई तो ऐसे ही होनी है और सबको डूबना है इसमें। जितने भी वंशवादी पार्टी है आप सबका हश्र आने वाले समय पे देख लीजिए, और जहां जहां हुआ है वहां भी आप देख रहे हैं कि यही सब हो रहा है। तो लोग टूटेंगे भी, जाएंगे भी, क्योंकि वो प्रक्रिया चल नहीं सकती लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चल सकता दीपक जी, और ना इसको जनता स्वीकारेगी। तो आने वाले समय में और भी जितनी वंशवादी पार्टियां हैं उनका हश्र यही होना। ठीक है, सीधे वहां से नए नेतृत्व उभरेंगे, नए चेहरे रुक जाइए, अब आप अपनी बात कह चुके हैं। स्वागता शाह अजीत पवार जी के सपोर्टर हैं। स्वागता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों बगावत कर दी चाचा के साथ अजीत पवार ने? देखिए, बगावत का मैं बोल नहीं सकती, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी। अजीत दादा पवार हमारे यूथ के लीडर है, उन्होंने काफी सारे यूथ को प्रमोट किया है। रेवोल्यूशन जरूरी होता है, हमेशा रेवोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। एंड अजीत दादा पवार जी के काम सुबह के 7 बजे शुरू होता है। उनके घर पे या विधान भवन में जो भी कोई काम मांगने जाता है, किसी को भी बिना निराशा के। ठीक है, स्वागता बताइए सबसे बड़ी बात, क्यों चाचा से बगावत कर दी, या बगावत चाचा ने कर दी है? घड़ी अब अजीत पवार की हो गई है। देखिए सर, मैं ये तो नहीं जानती कि किसने क्या बगावत की है, लेकिन हम महाराष्ट्र के सारे यूथ और जितनी भी फीमेल सपोर्टर्स है वो सब अजीत दादा के साथ है, क्योंकि आज के डेट में जो काम करता है उसी के साथ हम रहना चाहते हैं। रेवोल्यूशन आता है ना हर टाइम, वक्त के साथ, उम्र के साथ। जो नया यूथ लीडर है हम उनके साथ जाना चाहेंगे।
जो हमारे लिए काम करता है, जो सक्षम है। मतलब आप कह रही है देखिए, शरद पवार पवार जी सर की उम्र हमारे हो गई है, भगवान है। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उनको। उनकी भी एज हो गई है और वो हमारे भगवान है। हम उनकी आइडियोलॉजी डेफिनेटली फॉलो करते हैं। शरद पवार जी के आइडियोलॉजी हम कभी फॉलो नहीं करना छोड़ेंगे, लेकिन उन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं अजीत पवार सर। और अजीत पवार सर काफी एक्टिव इंसान है। सुबह के 7 बजे से वो काम पे शुरू करते हैं, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हर एक कार्यकर्ता का जो भी काम होता है वो काम को कभी ना नहीं बोलते हैं। जितने कितने यूथ है, आज हम मुझ जैसे यूथ को उन्होंने चांस दिया है, मुझ जैसे यूथ को चांस दिया है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, आज की युवा के लिए कुछ करूं, आज जो युवती पूरी है मेरे पीछे उन सबके लिए कुछ करूं। तो मेरे जैसे ऐसे काफी एक्टिव लोग हैं जिनको दादा चांस देते हैं। और दादा का नाम पूरे महाराष्ट्र में आप जिस किसी को पूछिए, वो उनको भोलेनाथ से कंपेयर किया जाता है। एकच वादा अजीत दादा। ठीक है, एकच वादा अजीत दादा। मैं श्रावण साहब, यहां तो लग रहा है गड़बड़ हो गया है। चाणक्य अपने भतीजे को नहीं संभाल पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ कुछ हुई नहीं है। ये अजित पवार जी का निजी मामला था, निजी डिसीजन था। इसका पार्टी के साथ कुछ संबंध नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि पर वो कह रहे हैं असली पार्टी उनकी है सर। उन्होंने सुनील तटकरे को, जयंत पाटिल को हटा भी दिया और सुनील तटकरे को अध्यक्ष भी बना लिया है। और आपको ये पता है जिसके पास सत्ता होती है, आज उप मुख्यमंत्री हैं वो, न उनके मंत्री हैं, विधायक उसी की तरफ जाते हैं। सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है महेश चावड़ के। अपनी 30 साल की पत्रकारिता में ये तो सीख लिया मैंने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विधायक उनके पास जाते हैं जिनकी सत्ता होती है। ये तो हम देख रहे हैं, हमारे 9 लोग गए और अजित पवार जी बोल रहे हैं कि उनके पास 30 है, 40 है। लेकिन मैं आपके एक सवाल का जवाब यहाँ देना चाहूँगा बड़ी नम्रता से कि वो कुछ भी कहे, वो क्लेम करे कि उनके पास 50 है, लेकिन उनको वो प्रूव करना पड़ेगा। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रूव करना पड़ेगा उनके साथ कितने विधायक हैं। ये तो अभी 2-3 दिन की बात है। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो उनके साथ गए, ऐसा उनका दावा है, वो विधायक हमारे पार्टी लीडरशिप के साथ संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हमें वापस आना है। हमें जो सिग्नेचर्स उधर हमने जो की थी, हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हमें लगा कि हमने कुछ गलती की है और ये नहीं होना चाहिए और वो वापस शरद पवार साहब जी के साथ आना चाहता है, जुड़ना चाहते हैं। अभी आप ये देखिए कि ये जो 9 लोगों ने और मतलब अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल, ये अपने आप को एनसीपी पार्टी कहला रहे हैं। ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वही एनसीपी पार्टी है? हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज रहते हैं, बायलॉज रहते हैं, उससे उसकी तरफ और ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से पार्टी चलती है। अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। हमारे जो राज्य के प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी सम्मति के बिना ये लोग उधर गए हैं। तो उनको ऑलरेडी एनसीपी पार्टी अभी तक ऑफिशियली, आपके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, जिनको शरद जी पवार ने बताया, वही कह रहे हैं कि मैंने जयंत पाटिल को हटा दिया। सुनिए तो शरद सर, सुनिए, आपकी बात सही है, वो ये ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो शरद पवार जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को और सुनील तटकरे जी को हटा दिया है। अभी सवाल ये है कि पार्टी किसकी है? अभी तो ऑफिशियली ये तो आप मानते हैं कि पार्टी शरद पवार जी अध्यक्ष है और वो पार्टी, मैं तो बोलूंगी पार्टी पवार फैमिली चाचा की है, शरद पवार जी की है। शरद पवार जी के ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है जहां पे उन्होंने ये सब बोला है। नहीं, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि पार्टी सिर्फ उन्हीं की है और पार्टी बाकी सबकी नहीं है। पार्टी जनता की होती है, हम सब है तभी पार्टी है और हम सबका पूरा विश्वास है पवार फैमिली तो ये बीच में कौन? ये स्वागत है, अजीत पवार जी के समर्थक है और आप हैं शरद पवार जी के समर्थक है। नहीं, हाँ, मुझे यही बताना है कि ये जो अभी बता रहे हैं ना कि पार्टी, अभी आपने सवाल पूछा, आपने बोला, अभी आप ही के सवाल को मैं जवाब दे रहा था। आपने ये बोला कि अजित पवार बोल रहे कि पार्टी उनकी है, एनसीपी उनकी है। तो अभी स्वागत है जी ने कार्यकारी अध्यक्ष को, एनसीपी हमारी है। छोड़ दीजिए अजित पवार को एक तरफ, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो अध्यक्ष के पास अधिक पावर होगा। तो मैंने तो बोला पार्टी पवार फैमिली बताना चाह रहा हूं कि मैंने तो कोई नाम नहीं लिया किसी का और मैंने ये बोला पार्टी हम सब जनता से है। पार्टी,
हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पार्टी किसी फैमिली की नहीं रहती, पार्टी सभी कार्यकर्ता और संगठन की रहती है, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है। आप कल ही सुप्रिया ताई ने बोला इसलिए था मैं ये दावा कि कह रहा हम हूँ। सब लोग एक फैमिली है। कल ही सुप्रिया ताई के स्टेटमेंट था कि हम सब लोग एक फैमिली है। तो क्या हम फैमिली नहीं है सर? आप एक काम कीजिए स्वागता जी, आप मेरी बात कंटिन्यू, मतलब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बाद में आपकी बात रखिए। सुप्रिया सुले, अभी आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको जवाब देता हूं। सुप्रिया सुले जी ने जो स्टेटमेंट किया है, उन्होंने कहा ये दो अलग चीजें हैं, फैमिली एक तरफ और प्रोफेशनलिज्म एक तरफ। पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो अलग है और फैमिली के रिलेशंस अलग है। मैं एज अ फैमिली, मैं अभी भी उनकी बहन हूं और बहन भाई से जितना प्यार करती है उतना प्यार मैं उनसे करती रहूंगी। लेकिन जब सवाल पार्टी का आता है तो जिम्मेदारियों का सवाल आता है और वो जिम्मेदारियां बिल्कुल प्रोफेशनली निभानी जानी चाहिए, ये उनका कहना है। नहीं सर, तो उनका स्टेटमेंट ये था आपके कन्वीनियंस के सेंटेंस मत करो। को फैमिली मानते हैं। नहीं, आप स्टेटमेंट ठीक से सुनिए। उन्होंने दादा नहीं, देखिए, सुनिए बोला एनसीपी एक फैमिली है। स्वागता जी, आप फैमिली नहीं है क्या? आप सुनिए ना। हाँ, तो वो बोल रहा हूँ ना, तो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ स्वागता जी, सुनिए थोड़ा। मैं ये बात बोल एनसीपी हमारा, हाँ तो वही बोल रहा हूँ। मैं एनसीपी एज अ फैमिली बात कर रही हूँ। आप और मैं भी उसी फैमिली का हिस्सा है। आप अभी सुनोगी? अच्छा, अभी आप सुनिए। जो अगर एनसीपी एक फैमिली है तो वो फैमिली से अलग हो गए आपके अजित पवार, आपको सबको लेके। सही बात है, फैमिली के साथ धोखा किया है उन्होंने। वो नहीं मानते थे कि एनसीपी को एक फैमिली, एक परिवार। आप अपने अजित पवार जी को सलाह दीजिए। उन्होंने फैमिली तोड़ी है, उन्होंने परिवार तोड़ा है, वो अलग हुए हैं, वो फैमिली के मेंबर्स को लेकर अलग हुए हैं। स्वागता जी, ये आपको समझना पड़ेगा। यही तो सुप्रिया जी बताने की कोशिश कर रही है कि एनसीपी एक फैमिली है और वो फैमिली में के मेंबर्स फैमिली की तरह रहने चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। आज अच्छा कि आपने नेशनल चैनल पे आके आपने ये बता दिया कि फैमिली को किसने तोड़ा है। सर, हमने तोड़ने की बात ही नहीं की है। हमने तोड़ने की बात ही नहीं की है सर। तोड़ने की बात ही नहीं की है। आज रेवोल्यूशन, अगर पार्टी में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, पार्टी में कोई चेंजेस लाए जाते हैं, स्वागता जी, फैमिली के प्रमुख कौन थे बताइए? फैमिली के प्रमुख कौन थे? फैमिली के पितामह कौन थे? शरद पवार जी थे कि अजित पवार जी थे? हाँ, शरद पवार जी थे ना फैमिली के प्रमुख। तो आपने उनको दुखाया है कि नहीं दुखाया? आप उनके साथ है कि उनसे अलग हुई है? देखिए सर, आप ये तो बताइए जनता को, आप शरद पवार जी के साथ है, जो फैमिली के मुखिया है उनके साथ है कि उनसे अलग हुए? मैं उनके साथ हूँ जो मेरी पार्टी को आगे लेके जा सके, जो जनता के काम आ सके। बात से समझ जाना चाहिए, आपकी पार्टी बात से समझ जाना चाहिए। वो कह रही है कि शरद पवार की उम्र और उनका सामर्थ्य अब ये नहीं है कि पार्टी को आगे लेके जाएं, इसलिए समय के साथ जो अधिकार है उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। वो रिवोल्यूशन की बात कर रही है और वही अजित पवार ने किया है। बात कर रही हूँ सर, रेवोल्यूशन तो होना ही चाहिए। नहीं, एक मिनट, इस बात को हम कैसे माने कि शरद पवार जी के पास वो पावर नहीं है? आपको ऐसे क्यों लगता है कि अजित पवार के पास शरद पवार जी से ज्यादा पावर है? भगवान मानती, वो हमारे नहीं, ये तो मानेंगे। ये अभी तो आना चाहिए ना। मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ कि शरद पवार जी हमारे रिवोल्यूशन क्यों आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? रिवोल्यूशन, वक्त चलते हर चीज बदलती है, वक्त चलते हर चीज बदलती है, तो रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? वो रेवोल्यूशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैडम, आपको इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन, ये दो शब्द में शायद आप कंफ्यूज है। नहीं सर, रिवोल्यूशन को बंड कहते हैं और इवोल्यूशन चेंजेस को कहते हैं। आपको इवोल्यूशन कहना है कि रिवोल्यूशन कहना है? रेवोल्यूशन। हाँ, रेवोल्यूशन इज नॉट चेंज। रेवोल्यूशन को बंड कहते हैं। सुनिए, रिवोल्यूशन, हाँ, रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन फर्क है, ये आप पहले जानिए। और दूसरी बात ये, आप सुनिए। When mind is evolved, we need revolution. ओके, सो आपने रिवोल्यूशन की, बगावत की, सही है? एवरीथिंग आपने आपके फैमिली के साथ बगावत की, ये सही है कि गलत है? हम फैमिली का, आपने आपके परिवार के साथ बगावत की, आपने फैमिली के साथ बगावत की, चंद्र पवार जी, आपने फैमिली के साथ, आपने फैमिली के साथ बगावत की, सही है कि गलत है? शरद पवार जी, आप बताइए ना। लेकिन इसका मतलब देखिए सर, अजित पवार जी एक्टिव पॉलिटिशियन एंड आज वो ये स्टेट को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं।
उनकी जो आइडियोलॉजीज है वो शरद अच्छा, तो पवार आप जी बात से ही मिली एक हुई बात बता ideology दीजिए। है। चलिए, बहुत बात वो की एक आपने, ही अभी एक family बात का बता हिस्सा है। दीजिए। अच्छा, 2 मिनट अजित पवार जी क्यों चले गए? अजित पवार ने रिवॉल्यूशन क्यों किया? अजित पवार ने वैदेही बगावत क्यों कार्डनिकर की? के पास चलता हूं। मेरी संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रही है सह्याद्री गेस्ट हाउस से, इस वक्त जहां पर अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैदेही, क्या खबर है? अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं? जी, अभी तक अजित पवार के साथ कितने विधायक हैं इस बारे में है कि पूरी एनसीपी उनके साथ है। लेकिन अगर माना जाए तो अभी अजित पवार ने कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बांटी है। उन्होंने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र की अध्यक्ष जो है वो सौंपा है, तो महिला अध्यक्ष पद जो है वो रूपाली चाकरकर जो महिला आयोग की अध्यक्षा है उनको दिया है। और प्रवक्ता तौर पर अबुल बिटकरी सूरज चौहान की जो है वो यहाँ को चुना है। दूसरी ओर एक सवाल कायम है कि जो अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस को खुद की पार्टी बता रहे हैं अजित पवार, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इस पूरे मामले को लेकर अजित पवार ने यही कहा है कि शरद पवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वैदेही, थैंक यू इस पूरी जानकारी को देने के लिए। यानी संगठन में चेंजेस करते जा रहे हैं। बताइए स्वागता, क्या कहेंगी महेश जी की बात पर कि आपने तो बगावत की है? सर कैसे बोलेंगे बगावत की? अभी तक हमने पवार सर को वो जगह रखी, हमारे भगवान है पवार सर। लेकिन अगर कोई चेंजेस लाए गए हैं पार्टी के हित के लिए, जनता के हित के लिए, तो वो तो जरूरी थे। बदलाव देखिए, चेंज मैं आज भी बोलती हूँ, चेंज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बदलाव आएंगे तभी तो सुधार आएगा, बदलाव होगा तभी तो सुधार आएगा। महेश मौका चावड़के जी, बड़ी बात बोलिए स्वागता ने यहाँ पर। अभी अगर वो बगावत को बदलाव कहती है तो उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैंने उनको थोड़ी देर पहले पूछा था कि आज भी आप बीच में मत बोलिए ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा रिवॉल्यूशन जरूरी है, आपने कहा बदलाव जरूरी है। अभी आप अपना पीछे हट रही हो, आप बदलाव कह रही हो, अभी रिवॉल्यूशन नहीं कह रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ, बदलाव रिवॉल्यूशन से होता है, बदलाव मतलब चेंजेस होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब बगावत होता है। बदलाव आप जरूर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो शरद पवार बोलते थे, आपको पता रहेगा। शरद पवार तो हमेशा बोलते थे उनकी मराठी लैंग्वेज में भाकरी फिरवली पाहिजे, इसका मतलब बदलाव आना चाहिए। वो बोलते ही थे, उन्होंने वो शुरुआत भी की थी। उन्होंने खुद का इस्तीफा भी दिया था। तभी आप ही के अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जी ने उनको इस्तीफा पीछे लेने के लिए कहा था। सही है कि गलत है? कि बाखरी तो बदल दिया ना, और शायद आप बहुत नहीं है, आप दूसरे को बात नहीं करने देती है, गलत है। पवार साहब ने कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया, अब रोटी पलट दी अजित पवार ने। गलत क्या किया है उन्होंने? रोटी पलट दी है। समय के साथ रोटी पलटनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। पवार साहब ही ने कहा था। देखिए सर, आप ही आंसर दे रहे स्टेटमेंट का। देखिए, अगर आप बीच में बोलोगे, इनको इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि इन्होंने दूसरे को बोलना देना चाहिए। अच्छा स्वागत, आप बोल बीच में मत बोलिए, आपको जो रोटी पलट दी, महेश भाई को बोलने दीजिएगा। स्वागत, आप बीच में मत बोलिएगा। महेश भाई, रोटी पलट गई है। हाँ, देखिए अभी देखिए, वो रोटी जो पलटी है वो उन्होंने जलाई है। अभी मेरी बात पूरी सुनिए आप। वो रोटी खाने के लायक नहीं रहेंगी उनको। अभी आप 2-3 दिन में देखिए क्या होने वाला है। मैं यही बोल रहा हूं कि उनको 2/3 मेजॉरिटीज प्रूव करनी होगी, और वो 2/3 मेजॉरिटी जब प्रूव करेंगे उसके बाद रोटी पलटी, किसने पलटी, किसके मतलब किसने खाई, ये सब बाद में पता चलेगा। अभी तो वो जो कह रहे हैं वो उसको क्लेम कहा जाता है, उसको दावा कहा जाता है। हमारे पास ऑफिशियली, हमारे पार्टी के पास आज भी हमारी पार्टी है जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी है, और हमारी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी है। ये जो लोग गए हैं उनको, अभी जो हमारे पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है और कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया है। ये 9 लोग जो गए उनको बर्खास्त कर दिया गया है। उनके बर्खास्ती के लिए एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष के पास गया है। अभी विधानसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, ये लोग डिसीजन लेंगे कि पार्टी किसकी है, चुनाव चिन्ह किसका है। ये सब चीजें अभी तय होनी है। तो अभी ये दावा करना, अभी ये कहना कि ये पार्टी अजित पवार जी की है या अजित पवार जी की, ये गलत होगा। ये पार्टी अभी ऑन पेपर, लीगली, टेक्निकली शरद पवार जी की है। शरद पवार, मेरा कहने का मतलब है कि शरद पवार जिस उसके अध्यक्ष है उनकी ये पार्टी है। तो मेरा यही कहना है कि जब तक ये साफ नहीं होता तब तक ये कितना भी दावा करे, ये दावे को कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, विजय बाकरे जी क्या कहेंगे? विजय बाकरे भी जुड़ गए, आप ही के समर्थक हैं। स्वागता जी आप ही की तरफ से जुड़े। विजय बाकरे जी क्या कहेंगे? बदल दिए उन्होंने, मतलब वो कह रहे हैं कि अब तो हटा दिया हमने,
अजीत पवार को भी हटा दिया, उनके समेत 9 विधायकों को भी हटा दिया, प्रफुल्ल पटेल को भी हटा दिया, सुनील तटकरे को भी हटा दिया। देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि अजीत पवार साहब का एक समर्थक कार्यकर्ता के नाते महाराष्ट्र में कितने लोग मेरे जैसे अजीत पवार साहब के साथ में रहेंगे, और सब संख्या का खेल है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो लोग फिलहाल अजीत पवार साहब के साथ में नहीं है, वो लोग भी आपको अजीत पवार साहब के साथ में आते हुए दिखेंगे। क्या विजय पाखरी जी संबंध टूट गया हमारा? हेलो, इन्होंने भाकरी जलने की बात की, अभी तक भाकरी जली नहीं है सर। क्या पता भाकरी बहुत अच्छी हो, लोग खाए स्वाद से, आज की जनता खाए, महाराष्ट्र की जनता खाए उस भाकरी को। बताइए, अच्छा, रोटी महाराष्ट्र की जनता खाने के लिए तैयार बैठी है, जो अजीत पवार ने तैयार किए। महेश जी क्या कहेंगे? और जब जनता रोटी खा लेगी और उसको मजा आएगा रोटी खा के, पेट भरेगा उसका, तो फिर वो अजीत पवार के साथ रहेगी ना, अजीत दादा पवार के साथ। आपके साथ क्यों जाएगी महेश जी? सर जनता को भाकरी खाने के लिए पैसे की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए महंगाई कम होने की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए बेरोजगारी कम होने की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए जिस गैस पर वो जलती है, जिस गैस पर वो बनती है भाकरी, वो गैस के प्राइसेस कम होने की जरूरत है, पेट्रोल के दाम कम होने की जरूरत है, डीजल के दाम कम होने की जरूरत है। किसानों की जो प्रॉब्लम्स है बारिश की वजह से, जो अभी भारी बारिश हुई उसकी वजह से उनके फसल खराब हुए, वो फसल के लिए उनको कंपनसेशन ये सब चीजें तो शरद पवार भी नहीं ठीक कर पाएंगे भाई। इसके लिए तो महेश दादा सरकार में होना होगा जो अजीत पवार कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं बोलना चाहती हूँ भाई, वही तो बोल रहा हूँ मैं वही तो इसका मतलब अभी बीच में मत बोलिए ना, मुझे सवाल पूछा है। अबे यार ये बीच में बोलती है। अच्छा मैं जी बीच में बोलते मजा नहीं आता, बोलिए। हाँ, मुझे ये बोलना है कि सर आपने एकदम सही कहा, मैं आपको उसके लिए रियली आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने कहा कि सरकार का काम है ये सब करना, तो ये सरकार किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। अजीत पवार के हाथ में भाई, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में भी है। था बीजेपी चला रही थी, तो यही बोल रहे कि सरकार अपना काम कर नहीं रही है। तो अजीत पवार जी ये दावा करते हैं कि वो बीजेपी को ये जो नहीं जम रहा था वो उधर जाने से बीजेपी को के हाथ से वो काम करवा के लेंगे। मुझे नहीं पता, अगर ये स्वागता जी को कहना है तो वो कहे, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये कह रही है कि बीजेपी काम नहीं कर रही, अजीत पवार क्या कह रहा है? सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं? हमने जो काम किया, मैं जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है अजीत पवार का बयान। दिखाइए भैया, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए अजीत पवार की तीनों लाइनें जो अभी अभी आप दिखा रहे थे ब्रेकिंग न्यूज में। महायुति नए महागठबंधन का आगाज है, अजीत पवार का ये बड़ा बयान है। उन्होंने और क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को पार्टी से निकालेंगे नहीं। ये संकेत है शरद पवार की तरफ कि नहीं हम किसी को निकालेंगे नहीं, हमने जो काम किया है हमें पता है। मतलब वो कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जो निर्णय लिया है लोग उनके साथ होंगे, पार्टी का सिंबल हमारा है, पार्टी का नाम हमारा है, ये कह दिया है अजीत दादा पवार ने। अब महेश चावड़के जी क्या विकल्प बचता है आपके पास? महायुति झाली, ये अजीत पवार जी ने कहा है। सुनिए, अजीत पवार आज भी पार्टी को फैमिली समझते हैं सर, हमने तो तोड़ने की बात ही नहीं की है। सुनिए मैं वही बोल रहा हूं, अभी बीच में बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जब विधानसभा के स्पीकर या चुनाव आयोग कहेगा कि ये पार्टी अजीत पवार की है तो हम माने ना। आज शिवसेना का उदाहरण देख लीजिए ना, क्या हुआ? बोलेंगे तो हम वो क्यों मानेंगे? शिवसेना का उदाहरण देखिए ना, शिवसेना में क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई, सिंबल भी चला गया, पार्टी भी चली गई। सर आपको बिल्कुल पता है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चुनाव आयोग के फैसले पर क्या टिप्पणियां की है, पता है ना। और अभी उसका मैं अभी एक और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये चुनाव आयोग को और विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में अभी डिसीजन लेना बाकी है। वो उस पर वो कह रहे हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके जल्द से जल्द वो निर्णय लेंगे। अभी आप सोचिए, ये जो आज भाजपा ने किया है उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उनको पता है कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायक शायद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर इनके पास मेजोरिटी नहीं रहेंगी, इनकी सरकार कोलैप्स होगी, और इनकी सरकार कोलैप्स होगी तो उनको
किसी का सपोर्ट समर्थन चाहिए था, वो इसलिए उन्होंने एनसीपी की तरफ देखा, लेकिन शरद पवार साहब ने उसको मान्यता दी नहीं, इसलिए उन्होंने ये सब करके उनको अपने गुट में ले लिया, अजित पवार और जो उनके साथ 9 लोग गए। लेकिन वो भी, उसमें से भी कितने लोग वापस आते हैं हमारे पास, ये आप देखिए। एक 2-3 दिन के समय में हम लोग ने वैसे भी उनको 5 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, 5 तारीख तक वो हमारे पास आते तो ठीक है, ना तो उन पर हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आइए सीधे बीजेपी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान, एक और बड़ा बयान आया है, शरद पवार हमारे साथ बने रहें। ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, शरद पवार जी से अनुरोध किया है, पवार हमें आशीर्वाद दें। ये भी कहा है प्रफुल्ल पटेल ने। महेश सावंत साहब, क्या पवार साहब बदल जाएंगे, आशीर्वाद देंगे? पवार हमारे गुरु हैं, ये छगन भुजबल ने भी कहा है। ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं, ये अजीत पवार ने कहा है। अब देखिए, इतनी बातें निकलकर सामने आ गई, क्या पवार साहब का मन बदल जाएगा? और क्या पवार साहब खुद डायरेक्टर हैं इस पूरे एक्ट जो हुआ है अजीत पवार के साथ जाने का? दीपक जी ये आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप मुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ के भाई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, हाँ दीपक जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर प्रफुल्ल पटेल जी और बाकी के छगन भुजबल जैसे नेता, उनके गुरु जो कि शरद पवार जी है, उनका अगर आशीर्वाद लेना चाहते तो वो बहुत अच्छी बात है। और गुरु का आशीर्वाद अपने चेलों के सर पर हमेशा रहता है, तो दे देना आशीर्वाद। बोले अजीत पवार को, ठीक है हो गए, शामिल हो जाओ। हाँ तो सुनिए, तो अभी आपका मतलब ये है कि गुरु ने बीजेपी के खेमे में शामिल होना चाहिए, ये सही होगा? देखो, हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहते हैं कि अजीत पवार जी गुरु गुड़ रह गया, चेला चक्कर बन गया। तो अजीत पवार तो शक्कर बन गया सरकार में शामिल होकर। अभी आप मुझे बताइए कि ये कहेंगे कि हम तो सभी लोग चले गए बीजेपी के साथ, अभी आप गुरु हो, आप भी आ जाओ अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर, अपनी नीति छोड़कर, नीति के खिलाफ। ये सही रहेगा? जनता मानेगी? ये जनता को अच्छा लगेगा? ये तो विजय पकरे जी कुछ कहेंगे फिर के शर्मा जी के पास। विजय जी, देखिए, अजीत पवार साहब ने कभी नहीं कहा है कि शरद पवार जी हमारे नेता नहीं है। शरद पवार जी हमारे नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आज जो इन्होंने निर्णय लिया है, आज अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ में महाराष्ट्र के मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता आज उनके साथ में है। और आने वाले समय में मैं फिर कहता हूँ कि आने वाले समय में जितने नेता, जितने कार्यकर्ता आज आपको नहीं दिखा दे रहे हैं, वो सभी लोग आने वाले समय में अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहेंगे। ये आप देखेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे कि सब अजीत दादा पवार के साथ होंगे। के शर्मा जी, क्या डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं एकनाथ शिंदे, इसीलिए आप लोगों ने ये शतरंजी चाल बिछाई है, ऐसा कहना है महेश चव्हाण की? देखिए, वो तो महेश चव्हाण जी नहीं बोल रहे हैं, इनके पीछे से एक और जो गेम खेलते रहते हैं, संजय राउत जो है, पिछले 2 दिन से ये अफवाह फैला रहे हैं। और संजय राउत वही है जिन्होंने पहले शिवसेना को मिट्टी में मिलाया, उनके घर में तोड़फोड़ मचाया, और उसके बाद अब पवार साहब के घर में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तो संजय राउत की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर महेश चव्हाण। उनको उसका लीगल थ्योरी या लीगल विषय पर वो जा ही नहीं रहे कि क्या है और क्या नहीं होने वाला है। और मैंने पहले ही आपको दीपक जी कहा कि यह शिंदे गुट के साथ जो ओरिजिनल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दोनों का गठबंधन इस तरह का है, और संख्या बल ये है कि एक स्पष्ट बहुमत की स्थिर सरकार महाराष्ट्र में हमारे पास है। इसलिए सरकार को ना कोई खतरा है ना कोई दिक्कत है। ये सारा मामला इनके परिवार जो है, एनसीपी का एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसका है, जो आपस में ये कर रहे हैं। अब उसमें जो भी निकल के आए, हमें जिसने आके समर्थन दिया सरकार को, हमने समर्थन लिया है उसका। अब समर्थन लेके यदि हमारा वो बढ़ता है और भी मजबूत बन के वहाँ पर सरकार को और मजबूती मिलती है तो ये अच्छी बात है। ये महाराष्ट्र की जनता के हित में डेवलपमेंट के काम जो है पिछले 1 साल से चल रहे हैं। 2.5 साल से इन लोगों ने आपस में जो सरकार बनाई थी, उस सरकार में क्या हो रहा था, एक दूसरे का टांग ही तो खींच रहे थे, एक दूसरे के अंदर लूट मार मचाए हुए थे। आपने देखा क्या क्या कांड नहीं हुआ 2.5 साल में। और ये जो सरकार भी जो बनी थी इनकी आघाड़ी की, वो भी दीपक जी यदि उसका भी इतिहास देखें आप, तो वो तो बहुमत हमारा छीन के ले गए ना। जनता ने इनको जनादेश थोड़ी ना दिया था, जनता ने तो जनादेश हमें दिया। सबसे बड़ी पार्टी बन के हम भारतीय जनता पार्टी आए, हमारे साथ गठबंधन करने वाली शिवसेना सत्ता के लालच में इनके पास चली गई, और इसके बाद जनमत की लूट तो इन लोगों ने की थी। आज हमारे पास इतने विधायक
और हमने वहां पर मोदी जी के नाम पे, फडणवीस जी के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा, शिवसेना हमारे साथ लड़ी, और इसके बाद जो है हमसे आधे सीट भी उसको नहीं मिले, और वो जाकर बाद में भाग के इनके साथ सत्ता के लिए भाग के गई। तो बेमेल राजनीति तो इन्होंने की थी। आज यदि वो चीजें निकल के, भाई आपने बबूल बोया है तो बबूल ही तो काटोगे, और क्या काटोगे आप? ठीक है, तो आज वो स्थिति वहां दिख रही है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो है, ये अंदर जो खाते करे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश को बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है। वहां के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आगे और तेजी से बढ़ेंगे। हाँ, इसका असर ये जरूर आपको कह दूं कि विपक्षी एकता के अंतर जरूर है, क्योंकि जब से राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की बात इन लोगों ने की, उसके बाद इस पूरे विपक्षी दलों में आपस में अंदर खाने में सबके घरों पे जो है तोड़ आपस में विवाद चालू हो गए। यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसीलिए यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात हुई और अंशुल त्रिवेदी जी तोड़फोड़ होने लगे। ये कह रहे हैं कि अब जेडीयू के अंदर भी होगी। तो अंशुल त्रिवेदी जी, राहुल गांधी के नाम पर इतनी नाराजगी? कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता है अंशुल त्रिवेदी जी। देखिए, ये सब बेमतलब की बातें हैं। अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे कि हमारी पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, तो उसके ऊपर से यदि एनसीपी का कोई आता है और हमें समर्थन देता है, अजीत पवार हमें देते हैं, तो हम क्यों रोकते हैं? आपने केवल उनको सरकार में शामिल नहीं किया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये वही अजीत पवार हैं जिन पे आप इरिगेशन स्कैम की बात करते थे, हजारों करोड़, 100 करोड़, सैकड़ों करोड़ को करप्ट कहते थे, उन पे घोटालों के आरोप लगाते थे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि इनका केवल घोटालेबाजों की गारंटी है, घोटालों की गारंटी है, और मोदी करप्शन के खिलाफ लड़ता है। और आज आप देखते हैं कि रातों रात सत्ता के लिए इन लोगों ने उनको गले लगा लिया। तो ये जो मोदी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, जिसमें आप कहने को करप्ट बोलते हैं, लोगों को आरोप लगाते हैं, ईडी सीबीआई से छापे पड़वाते हैं, और जिसको आप करप्ट मानते हैं उसी को सत्ता के लिए ले लेते हैं साथ में, ये आपका दोहरा मापदंड और चरित्र बताता है। नरेंद्र मोदी जी आज जनता के बीच में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और ये बहुत याद रखने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी कोई केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, संघ के संस्कारों पे चलने वाला व्यक्ति है। और उसके नेतृत्व में आज बीजेपी की क्या हालत है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता यदि मोदी जी नहीं चाहें। तो ये जो तोड़फोड़ हो रही है, जिनको करप्ट कहते थे मोदी जी, उनको सत्ता में जब और पार्टी में लिया जा रहा है तो वो भी मोदी जी की सहमति से हो रहा है। और ये केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हुआ। सिंधिया, मुकुल रॉय, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, इन सब पे करप्शन के आरोप लगाए गए। इसका ये मतलब है कि मोदी जी को आज जब वो किसी को बोलते हैं कि वो करप्ट है, तो उस पर उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, क्योंकि मोदी जी को जब मौका मिलेगा तो उससे वो गले मिल लेंगे। तो आज जनता ये बोल रही है कि मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं वो केवल झूठ और झूठ बोलते हैं। हमारा इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता था, जो एनसीपी में अजीत पवार जी की तरफ से प्रवक्ता आई हैं, वो बोल रही है कि हम शरद पवार जी की आइडियोलॉजी पे चलेंगे। शरद पवार जी के संस्कार उनकी माता जी से आते हैं, वो पेजेंट्स और वर्कर्स पार्टी के थे। शरद पवार जी केवल एनसीपी के नेता नहीं है, इस देश के प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों के धड़े के नेता हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। लंबा के शर्मा जी, जब आप वो कह रहे हैं कि मोदी जी मुंह खोलते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। नहीं, आप सुनिए। अरे अंशुल जी रुक जाइए ना, आप कितना लंबा बोलेंगे? बिल्कुल केवल झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, पहले तो अंशुल जी को मालूम होना चाहिए कि शरद पवार जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी। ये वही शरद पवार जी हैं ना जिन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी से जो है वापस ले लिया था। भैया पहले चुप हो जाओ यार, ये दीपक जी को मैं बताता हूँ घोटाला बीच में नहीं प्लीज। आप ये घोटाला बताता हूँ, घोटालेबाज है तो उन्होंने गले क्यों लगाया? मैं आपको घोटाला बताता हूँ ना। आप ये मानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों घोटालेबाज हैं? आप मानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी घोटालेबाज में बाज है, जो आज जेल से बेल पर है? नहीं बोल रहा है। अरे जेल से बेल पर है, पहले ये स्वीकारो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सही दीपक जी, ऐसे कैसे होगा डिबेट? अंशुल ऐसे कैसे डिबेट होगा? लगाते हैं, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, आरोप नहीं भाई, आप जेल से बेल पर है, पहले इसको तो मान लो। अच्छा, नहीं बोलिए सर। हाँ, आप पहले मानते हैं ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल पर है, चिदम्बरम जेल से बेल पर है, डीके शिव कुमार जेल से बेल पर है। सुन लीजिए, आप चुप तो होइए,
अंशुल जी एक एक करके ना, टाइम वैसे ही नहीं बचा है मेरे पास। आप ये बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ अजीत पवार घोटालेबाज है कि नहीं, क्योंकि मोदी जी बोलते थे, देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। बिल्कुल। आप देखिए दीपक जी, ये तो बदतमीजी है, ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के। या तो पहली बार आपसे टीवी चैनल पे थोड़ा समझिए ना, बदतमीजी करने के लिए आए लिया, ठीक है, थोड़ा सम्मान और मर्यादा भी रखिए। रुक जाइए स्वागता जी, रुक जाइए। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि पहले ये इसको स्वीकार करें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले पर। चिदम्बरम जेल से बेल में है जब भ्रष्टाचार के मामले पर। डीके शिव कुमार जेल से बेल में है। या ऐसे कांग्रेस की एक लंबी फहरिस्त है जो जेल से बेल पर खड़े। ठीक है, मैंने पहले स्पष्ट किया कि किसी के ऊपर से कोई केस नहीं हटने वाला, सब होगा। अभी आपके दूसरा एक और एंगल बताता हूं, यही बिहार में आरजेडी जो है, जेडीयू आरजेडी से क्यों अलग हुई दीपक जी 2015 में? इसी जॉब फॉर लैंड के केस पे हुई ना। और उसने कहा, इसी जो इनके आज गुरु बने हुए हैं नीतीश कुमार जी ने, कि भाई आप पहले ये बताएं तेजस्वी यादव कि ये जो आरोप है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार से पहले स्पष्टता करें। और कैसे जाके अभी सब एक हो गए 19 में जाकर, कैसे वहां पर बहुमत जो है हमें मिला बिहार में और ये छोड़ के आरजेडी के साथ गए। ये लालू प्रसाद यादव जो है, जो जेल के से अभी सजा काट के बाहर आए हैं और सजा में अभी चल भी रहे हैं, इसको जेल में डालने वाले कौन थे? इसके प्रति आरोप लगाने वाले कौन थे? यही जेडीयू के शिवानंद तिवारी और ललन प्रसाद जो आज जेडीयू के अध्यक्ष है। तो यही लोग हैं उसमें। मैंने तो यही कहा कि इसमें किसी को सजा से कोई वो नहीं। यदि किसी ने गलती की है तो उसकी जांच पूरी होगी, उसको यदि गलती है तो उसकी सजा भी होगी। हमारे पास एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी है, तो और स्थिर सरकार में यदि आके कोई हमें बहुमत अपना देता है और उसका स्थान मांगता है, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट आपका कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। मुझे राहुल लोंढे जी के पास भी जाना है, मैंने एक भी बार मौका नहीं दिया उनको। राहुल लोंढे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अजीत पवार, आप ही सब लोग तो कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो क्या हुआ एकदम से वो ईमानदार कैसे हो गए? ये देवेंद्र फडणवीस का ही डायलॉग है। वैसे मैं शिवसेना प्रवक्ता ऐसे से यहाँ पे बैठा हूँ जी। अजित पवार जी को, जो अभी कल अजित पवार जी ने मंत्री पद की शपथ ली, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 9 मंत्री ने शपथ ली। अजित पवार इस महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, मैंने आपके डिबेट में पिछले बार भी कहा था। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में अजित पवार के सुपुत्र पार्थ पवार मावल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब ने वहां पे जितना बड़ा महत्व देना चाहता अजित पवार को दिखाया नहीं और पार्थ पवार चुनाव हार गए। वही 2019 में अजित पवार जी के भतीजे हैं रोहित पवार, वो कर्जत जामनगर मतलब विधानसभा मतदार संघ में विधानसभा के लिए चुनाव में खड़े रहते, लेकिन शरद पवार रोहित पवार के लिए मैदान में उतारते हैं और विधानसभा के लिए उसको विधायक चुन के लाते हैं। वही रोहित पवार आज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। 2019 से ये दोहरापन अजित दादा पवार के साथ पवार साहब ने शुरू किया था। अभी रोटी की भाकरी की बात चल रही थी, मैंने आधा घंटा यहाँ पे सुना है। पवार साहब ने रोटी नहीं पलटी है, पवार साहब ने पूरी रोटी अपने बेटी की हक में दे चुकी है। अगर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में छगन भुजबल जी है, दिलीप वलसे पाटिल है, प्रफुल्ल पटेल है, जितने बड़े नेता है, इन नेताओं ने पार्टी खड़ी की है, उसमें अजित दादा पवार भी है, लेकिन रोटी पलटने के बजाय ये रोटी अपनी बेटी के हाथ में दे दी है। देखिए महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में थी, ये महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में जितनी सभाएं हुई, वो सभा को शिव सभा के उन्होंने नाम दिया था। नागपुर के सभा में अजित पवार को भाषण करने नहीं दिया, मुंबई के सभा में भाषण करने नहीं दिया, मुंबई के घाट ऊपर विभाग में पक्षीय अधिवेशन था, लेकिन अजित पवार पुणे में बैठे थे, लेकिन वो अधिवेशन में नहीं आए। दिल्ली में उनका पिछले साल राष्ट्रीय अधिवेशन था, वो बोलते ना मैं पेशाब के लिए गया था, लेकिन उनका अपमान बार बार करने का अपमान इनके वरिष्ठों ने किया है। ये दोहरापन, मतलब ये मैं ये बात करता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब वो मास लीडर है और जैसे वैसे ही अजित पवार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के मास लीडर है, ये देखना चाहिए। अगर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आदरणीय पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने 2 लफ्ज का वहां पे बहुत बड़ा उपयोग किया कि धोखा और नीति, लेकिन ये धोखा महाराष्ट्र को नया नहीं है ना। हम पढ़, मेरा तो जन्म 1978 का मेरा जन्म है, लेकिन 1978 में ही 1978 भी महाराष्ट्र ने धोखा क्या रहता है पॉलिटिक्स में, ये महाराष्ट्र ने देखा है, ये देश ने देखा है कि वसंत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो टाइम पे वो उस वक्त शरद पवार जी विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई।
उन्होंने वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई, उन्होंने 1999 में 99 में उन्होंने कांग्रेस से बाजू होके खुद की पार्टी बनाई। ठीक है, धोखा नहीं ठीक है। कंक्लूडिंग कमेंट भाई चावड़ जी आपके, भाई बगावत की है इतिहास तो शरद पवार जी का पुराना है ना, अब किसी ने यही चाली उनके साथ चल दी है, बोले से वो उनके भतीजे हो। एक मिनट नहीं, अभी मैं 3-4 सवाल पूछे गए, चारों सवाल का जवाब सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूँ। कोई बोल रहा है ओके, ठीक है, 30 सेकंड जैसी करनी वैसी भरनी। ये है, ये इनको चुप, लेकिन इनको अगर आप चुप बैठने बोलेंगे तो मैं बोलूंगा सर। राहुल भाई रुक जाइए प्लीज, राहुल भाई रुक जाइए। अच्छा देखिए, अभी पहली बात इन्होंने कही कि अजित पवार जी खुद के बेटे को चुनाव में चुन के लाने में असक्षम थे, तो वो शरद पवार जी ने उनको हराया। तो जो अजित पवार अपने खुद के बेटे को चुनाव में चुना के नहीं ला सकते, वो बीजेपी को चुनाव जीतने में क्या मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रोटी सुप्रिया सुले के हाथ में, अपनी बेटी रोटी सुप्रिया सुले के हाथ में थी। आधी रोटी तो इनकी भाषा में बात करें तो आधी रोटी तो प्रफुल्ल पटेल को भी दी थी, तो आधी रोटी लेके प्रफुल्ल पटेल भाग गए अजित पवार के साथ। अभी तीसरी बात, चलिए भाई यहीं पर हम रुकेंगे। पूरी बेटी भाकरी पलटी तो किसने पलटी, किसको स्वाद मिला, महाराष्ट्र की जनता को मिला कि नहीं मिला, उनका पेट भरा कि नहीं भरा, इसका विश्लेषण हम जी न्यूज पर लगातार करते रहेंगे। जी न्यूज।